प्रश्न पहला है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न लोगों द्वारा जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। हम देखते हैं हमारे घर में, हमारे आसपास, समाज में हर व्यक्ति अपने जीवन चलाने हेतु कुछ न कुछ अवश्य व्यय करता है और उस व्यय हेतु वह आय भी प्राप्त करता है, चाहे वह परिवार का मुखिया करे या परिवार के अन्य सदस्य करें। तो जो भी आर्थिक क्रियाएं, पैसे कमाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं व्यक्ति, कारखाने में कार्य कर सकते हैं, डॉक्टर अस्पताल में भी कार्य कर सकते हैं, तो इसके अंतर्गत सेवा कार्य भी आ सकते हैं या उत्पादन कार्य भी आ सकते हैं। तो वे समस्त आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं, जिनके माध्यम से समाज के विभिन्न व्यक्ति जीविकोपार्जन करते हैं। अर्थव्यवस्था एक परिवर्तनशील है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें तो अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, उसमें जो भी क्रिया संचालित होती है वो सभी अर्थव्यवस्था कहलाती है। प्रश्न दूसरा, सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न कार्यविधियां किस प्रकार कार्य कर रही हैं। तो इसमें कार्यविधियां कैसे कार्य कर रही हैं, जैसे उदाहरण में मांग का नियम। मांग के नियम के अनुसार हम देखते हैं कि वस्तु की कीमत कम हो जाने पर उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाती है और वस्तु की कीमत अधिक हो जाने पर कम मात्रा खरीदी जाती है। तो ये सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसमें विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न कार्यविधियां कैसे कार्य कर रही हैं या किस प्रकार कार्य कर रही हैं। प्रश्न तीसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो अर्थव्यवस्था की या अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की सुविधा के लिए दो शाखाएं हैं, दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट यानी विशेष या एक हम कह सकते हैं, सभी नहीं, कोई विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिक कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिक उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। जैसे और भी अन्य इसके उदाहरण है, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, विशिष्ट वस्तु के मूल्य। अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं, लेकिन यदि हम किसी एक विशिष्ट वस्तु की बात कर रहे हैं तो वो अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म इकाई होगी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म अर्थात छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न चौथा, उपयोगिता किसे कहते हैं? तो उपयोगिता एक गुण है। किसी वस्तु के जिस गुण से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है उसे उपयोगिता कहते हैं। जैसे रोटी से मनुष्य की भूख शांत हो जाती है, यदि भूखा व्यक्ति खाना खाएगा तो उसे के खाने से भूख शांत होगी। जो संतुष्टि की क्रिया जिसके माध्यम से हो रही है उस वस्तु में उपयोगिता पाई जाती है। अर्थात उपयोगिता से आशय किसी वस्तु या सेवा की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से होता है। यहाँ वस्तु के साथ साथ हम सेवा भी देखेंगे, तो सेवा कार्य से भी यदि कुछ संतुष्टि मिल रही है तो भी उपयोगिता कहलाएगा। प्रश्न पांचवा, सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। तो सीमांत उपयोगिता किसी समय विशेष पर उपभोग की जाने वाली किसी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे अभी अपन ने रोटी का उदाहरण देखा था, यदि हम एक रोटी खाएंगे तो उससे उपयोगिता मिलेगी, दूसरी रोटी खाएंगे तो उससे थोड़ी सी कम उपयोगिता मिलेगी, तीसरी रोटी से फिर थोड़ी सी कम मिलेगी। तो दूसरी रोटी, तीसरी रोटी की जो हम बात कर रहे हैं वह एक इकाई कहलाएगी और उस इकाई विशेष से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। यदि हमने 3 रोटी खाई तो तीसरी रोटी से जो उपयोगिता मिलेगी वो सीमांत उपयोगिता, यानी सीमांत उपयोगिता अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? तो यदि अपन ने 3 रोटी 4 रोटी खाई, उनसे जो भी उपयोगिता मिलेगी उन उपयोगिता को योग कर दें तो वो कुल उपयोगिता कहलाएगा। वैसे उपयोगिता एक गुण है, संतुष्टि का गुण है, जिसका संबंध मनोवैज्ञानिकता से है या आत्मीय गुण है ये, जिसको हम मन, मस्तिष्क या आत्मा से मतलब महसूस कर सकते हैं। इसको हम अंकों में नहीं माप सकते, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने इसे संख्या या गणना के रूप में इसको मापा है। तो उसके आधार पर यदि हम उदाहरण लें तो अंकों का उदाहरण लेते हैं कि यदि हमें 3 रोटी से जितनी भी उपयोगिता मिली उसको अंकों के आधार पर देखें तो उन समस्त उपयोगिताओं का यदि हम योग कर दें तो कुल उपयोगिता कहलाता है। इसको और हम जब बड़े प्रश्नों में देखेंगे तब और अच्छे से तालिका के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ परिभाषित 2 अंक के प्रश्न में इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी दिए हुए समय में किसी वस्तु की समस्त इकाइयों का उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसके योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। प्रश्न 7वां, बजट रेखा किसे कहते हैं? तो बजट रेखा अर्थात बजट लाइन
ये वक्र होता है, चित्र के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया जाता है, ग्राफिकल। तो बजट लाइन या बजट रेखा उन सभी संभावित संयोगों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें दी गई आय तथा कीमतों से इस प्रकार खरीदा जा सकता है कि प्रत्येक संयोग की लागत उपभोक्ता की मौद्रिक आय के बराबर हो। अर्थात बजट रेखा में भी सभी बंडल शामिल होते हैं जिन्हें उपभोक्ता दिए हुए मूल्य पर अपनी समस्त आय खर्च करके खरीद सकता है। यदि हमारे पास 10 रुपए हैं तो 10 रुपए में 2 वस्तुएं हम ऐसी खरीदेंगे जहां पर कि हमारे 10 रुपए पूरे खर्च हो जाएंगे। यदि हमारे पास विकल्प है एक समोसा, एक पेन, तो यदि हम 5 रुपए, दोनों की कीमत 5-5 रुपए है, तो हम एक समोसा एक पेन ले रहे हैं तो वहां हमारे पूरे 10 रुपए खर्च हो रहे हैं। या हम 2 समोसा ले रहे हैं, पेन नहीं ले रहे हैं तो वहां भी हमारे पूरे 10 रुपए खर्च हो रहे हैं। 2 पेन ले रहे हैं, समोसा नहीं ले रहे तो वहां भी हमारे पूरे 10 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो ये जो तीनों संयोग हुए जहां पर कि उपभोक्ता की पूरी आय खर्च हो रही है, अब उससे हम जो चित्र बनाएंगे वो बजट रेखा कहलाता है। इसको भी हम आगे बड़े चित्र में, बड़े प्रश्नों में हम देखेंगे चित्र के माध्यम से, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बजट रेखा एक बजट लाइन चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इन्हें उन बिंदुओं के द्वारा बनाया जाता है जहां की उपभोक्ता की एक निश्चित कीमत पर पूरी आय व्यय की जाती है विभिन्न वस्तुओं के क्रय करने के लिए। इसमें भी 2 वस्तुओं के संयोग लिए जाते हैं। प्रश्न 8वां, सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं? अभी अपन ने सीमांत उपयोगिता देखा था, तो उपयोगिता का संबंध वस्तु के उपभोग से होता है। यहाँ हम देंगे सीमांत उत्पादन। तो किसी साधन की अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर जब हम उत्पादन करते हैं तो साधनों का प्रयोग करते हैं, साधन लगाते हैं, चाहे श्रम लें, चाहे भूमि लें, चाहे पूंजी लें। तो उन साधनों की जो परिवर्तनशील साधन लेते हैं तो उनकी मात्रा को बढ़ाने पर जब हम जैसे जैसे एक इकाई बढ़ाते हैं, तो जैसे लिखा हुआ है कि किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। उदाहरण से और अच्छे से हम समझ सकते हैं, जैसे 10 श्रमिक मिलकर 500 किलोग्राम चावल का निर्माण करते हैं, तो 10 श्रमिक 500 किलोग्राम चावल बना रहे हैं। अब एक श्रमिक और बढ़ गया 11 श्रमिक, तो 11 श्रमिक मिलकर 520 किलोग्राम चावल का निर्माण कर रहे हैं। तो जो 11वां श्रमिक अतिरिक्त बढ़ा उसके द्वारा उत्पादन में कितनी वृद्धि हो रही है? तो 11वें श्रमिक का सीमांत उत्पादन होगा 520 ऋण 500 बराबर 20 किलोग्राम। तो जो 20 किलोग्राम है वो कहलाएगा सीमांत उत्पादन, और 11वां श्रमिक कहलाएगा सीमांत इकाई साधन की। प्रश्न 9, स्थिर लागत किसे कहते हैं? उत्पादन हेतु स्थिर साधन कहलाते हैं, जैसे भूमि, भवन, मशीन, संयंत्र आदि। तो स्थिर साधनों के प्रयोग पर किया जाने वाला व्यय स्थिर लागत कहलाता है। कोई भी उत्पादक जब उत्पादन करता है तो सबसे पहले वो स्थिर साधनों की व्यवस्था करता है, उन पर जो भी व्यय होगा वो स्थिर लागत कहलाएगा। अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा घटने या बढ़ने पर स्थिर लागतों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अल्पकाल में यदि हम उत्पादन बंद कर रहे हैं तो स्थिर लागतें वहन करनी ही होती हैं। दीर्घकाल में हम इनकी मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। प्रश्न 10वां, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की उस अवस्था को कहते हैं जब हम बाजार का वर्गीकरण देखते हैं तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार भी हम इसे कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार या पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार, तो ये एक बाजार की अवस्था है। उस अवस्था को कहते हैं जिसमें समरूप वस्तु के बहुत अधिक क्रेता विक्रेता होते हैं। समरूप वस्तु यानी जो वस्तु होती है वो समरूप एक समान होती है, उसकी क्वालिटी भी एक सी होती है, उसमें जो गुण होते हैं वो भी एक समान होते हैं, ऊपर से भी वो वस्तु रंग रूप आकार में बिल्कुल एक समान होती है। तो वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कोई भी वस्तु समरूप नहीं होती। जैसे हम वस्तु एक साबुन ले लें तो साबुन भी विभिन्न प्रकार की साबुन होती है, साबुन को हम साबुन ही बोलेंगे, लेकिन हर साबुन जो है वो दूसरे साबुन से अलग होती है। जितने भी प्रकार के उत्पादन होते हैं, अलग अलग विक्रेता होते हैं, तो वस्तुएं जो होती हैं समरूप होती हैं। इस काल्पनिक बाजार में उसके बहुत अधिक क्रेता विक्रेता होते हैं, इतने अधिक क्रेता विक्रेता होते हैं कि वे कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होती। यह हमें लिखना बहुत जरूरी है कि कितने अधिक क्रेता विक्रेता होते हैं, इतने अधिक होते हैं कि वस्तु की कीमत को प्रभावित वो नहीं कर सकते। पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक दशा होती है। इसकी विशेषताएं भी है, जब हम बड़े प्रश्नों में देखेंगे तो और अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। प्रश्न 11, अवसर लागत किसे कहते हैं? तो साधन विशेष के वैकल्पिक प्रयोग के अवसर के त्याग को ही अर्थशास्त्र में अवसर लागत कहते हैं। यदि हमारे पास एक से ज्यादा विकल्प हैं तो उसमें से जो भी विकल्प को हम त्याग कर रहे हैं, अर्थात परिभाषित किया हुआ है
कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से किसी एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा की अवसर लागत दूसरी वस्तु की त्याग की गई मात्रा होती है। जैसे यदि 150 रुपए की दर पर कोई श्रमिक काम कर रहा है, अब उसके पास दो विकल्प हैं, 100 रुपए और 80 रुपए। यदि उसे 150 की दर वाला काम से निकाल दिया जा रहा है तो वो 80 को त्याग के 100 को चुनेगा, तो वो कहलाएगी क्या? अवसर लागत। पूर्ति से क्या आशय है? किस एक निश्चित समय अवधि में दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की वह मात्रा जो विक्रेता या उत्पादक बेचने के लिए इच्छुक होता है उसे ही पूर्ति कहा जाता है। अब पूर्ति में समय अवधि यानी समय बिंदु नहीं, एक होता है समय बिंदु, एक होता है समय अवधि। यदि हम समय बिंदु देखें तो उसका संबंध स्टॉक से होता है, लेकिन समय अवधि का संबंध पूर्ति से होता है। जैसे उदाहरण, आज बाजार में 200 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर गेहूं की पूर्ति 10,000 क्विंटल है। अब यहाँ कीमत भी दी हुई है 2,000 रुपए प्रति क्विंटल, समय भी दिया हुआ है आज, यानी किसी निश्चित समय अवधि में किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर विक्रय हेतु जो भी उपलब्ध मात्रा होती है उसे पूर्ति कहते हैं। विक्रेता उपलब्ध जो होता है वो बेचने के लिए उस मात्रा को तैयार होना चाहिए। समस्त माल स्टॉक कहलाता है। जब अच्छी कीमत मिलती है तभी विक्रेता उसको बेचता है, तो विक्रय के लिए जो उपलब्ध मात्रा होती है वो पूर्ति कहलाती है, और समस्त माल जो कि रखा होता है सम बिंदु पर वो कहलाता है स्टॉक। प्रश्न 13, संतुलन मूल्य किसे कहते हैं? संतुलन मूल्य वह कीमत होती है जिस पर वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। अर्थात इस कीमत पर क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है तथा विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए तैयार होता है। तो संतुलन कीमत भी एक काल्पनिक दशा होती है। एक ही कीमत पर वस्तु की जितनी मांग उतनी ही पूर्ति होती है। इसको भी जब हम चित्र के माध्यम से देखेंगे पूर्ण प्रत्युक्ता मूल्य निर्धारण, तब हम और इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रश्न 14, बाजार मूल्य से क्या आशय है? तो बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी समय वस्तु की मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। अभी अपन ने सामान्य मूल्य देखा था, उसमें मांग पूर्ति बराबर होती है, बराबर अर्थात स्थायी संतुलन। लेकिन वास्तविक बाजार में हम स्थिति जो होती है वो देखते हैं कि कभी वस्तु की मांग अधिक होती है, कभी पूर्ति अधिक होती है। जितना स्टॉक है उससे ज्यादा खरीदने वाले लोग आ जाते हैं तो कीमतें बढ़ जाती है, पूर्ति बढ़ जाती है और अधिक उत्पादन हो जाता है तो कीमतें घटने लगती हैं। कभी मांग अधिक, कभी पूर्ति अधिक, उसके कारण जो कीमतें बदलती हैं अर्थात अल्पकालीन मूल्य जल्दी जल्दी ये बदलता रहता है, वो कहलाता है बाजार मूल्य। बाजार की वास्तविक दशा होती है। बाजार मूल्य का संबंध वास्तविक मूल्य से होता है। ये मांग एवं पूर्ति के अस्थायी संतुलन के द्वारा निर्धारित होता है, ये बदलता रहता है। प्रश्न 15, 2 अंक का ये अंतिम प्रश्न है। निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? तो सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा को निम्नतम निर्धारित सीमा कहते हैं। सरकार के द्वारा और अधिक कीमतें ना गिरें इसलिए सरकार उसकी एक कीमत तय कर देती है। जैसे कृषि क्षेत्र में यदि फसल बहुत अधिक उत्पादित हुई, बाजार में बहुत अधिक पूर्ति हो गई, तो संभावना होती है कि बहुत ज्यादा कीमतें कम होने लगेंगी, तब किसानों को नुकसान होगा। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, एक निश्चित न्यूनतम सीमा उसकी तय कर देती है कि उससे कीमत कम पर कोई नहीं लेगा, या फिर सरकार स्वयं उनको खरीद लेती है उस कीमत पर। जैसे कृषि समर्थन मूल्य के अंतर्गत सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए क्रय कीमत की न्यूनतम सीमा तय कर देती है। तो ये 2 अंक के प्रश्न हुए। ये सारे प्रश्न के उत्तर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप यदि इन्हें तैयार करते हैं तो किसी भी प्रकार से यदि पूछे जाएं तो वो आपको बन जाएंगे और ये हमेशा इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू।